व्याकरण जी के वर्ड उत्तर प्रदेश की पुलिस पे करें सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। आप सबको पता है कि जीके वाले पोर्शन में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे टॉपिक को इस वीडियो में कवर किए गए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में रखे गए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में। तो आपको करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है क्योंकि ये सब आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के जो है 33.33% भूभाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, इसी आधार पर 1998 में उत्तर प्रदेश में भी वन नीति लागू की, जिसमें कुछ बदलाव के कर जो है राज्य वन नीति 2017 में लागू की गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझिए राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई है, ये चीज़ आपको याद रखना है 1988 में, क्योंकि पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई है, 1988 में लागू की गई है और इसके अनुसार जो है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र पर कितने प्रतिशत यानी 33.33% भाग में क्या होने चाहिए, वन यानी पेड़ पौधे होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है वन नीति लागू की गई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कब सर्वप्रथम लागू की गई थी, तो 1998 में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो है वन नीति लागू की गई और फिर उसमें कुछ बदलाव कर क्या किया गया, राज्य वन नीति 2017 में लागू की गई है। तो अगर आपसे ऑप्शन में प्रथम बार पूछे तो याद रखिएगा 1998 में, लेकिन अगर पूछे संशोधित कर कब लागू की गई है तो राज्य वन नीति लागू की गई है 2017 के अंदर। तो कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, तो 33.33 जो है भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार ये कहा गया है। ठीक है, तो वर्तमान में वनावरण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जो है 9.18% भाग पर क्या है, वन है और सरकार इसे क्या है 15% बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। चीज़ आपको याद रखना है, कहीं आपको 3.30% भूभाग पर उत्तर प्रदेश के वन दिए गए होंगे, लेकिन वो पुराने आंकड़े हैं, लेकिन ये क्या है अपडेटेड आंकड़ा है। तो याद रखिएगा अपडेटेड आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश के 9.18% भाग पर क्या है, वन है, लेकिन होने कितने चाहिए, 33.33% भूभाग पे वन होने चाहिए, लेकिन अभी क्या है 9.18% भाग पर क्या है, वन है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है 15% इसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है अभी जल्दी ही। फिर इसके बाद ये जो है इस रिकॉर्ड को क्या करेंगे, कायम करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी के तर्ज पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ से अधिक जो है वन लगाकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया, यानी उन्होंने 5000 वन लगाए हैं, जिससे क्या करेंगे रिकॉर्ड बना रहे हैं कि कितनी तेज़ में जो है डिफॉरेस्टेशन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो तेज़ी से ख़त्म हो और पेड़ पौधे जो है तेज़ी से बढ़े और हम इस आंकड़ों को क्या करें, छू पाएँ। लेकिन एक चीज़ याद रखना है 9.80% भूभाग पे समय वन है और कितना प्रतिशत जो है लक्ष्य रखा गया है, 15% जो है लक्ष्य रखा गया है और 5 करोड़ से अधिक वन जो है लगाकर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसी के तर्ज पर भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रमुख रामसर साइट्स यानी आर्द्र, ये आपका आर्द्र होगा, आर्द्र भूमि स्थल घोषित किए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए क्या होता है आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या होते हैं, पूरे भारतवर्ष में इसे घोषित किया जा रहा है, यानी ऐसे क्षेत्र जो क्या है आर्द्र हैं और ये आज भी मानवीय क्रियाकलाप से क्या है अछूते हैं। और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो माइग्रेट किए गए पक्षी होते हैं, जो बाहरी दुनिया से पक्षी आते हैं यहाँ पर आके वास करते हैं, कुछ समय के लिए प्रजनन करते हैं और फिर प्रजनन के बाद चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं इन्वायरमेंट्स के लिए, इन्वायरमेंट स्टडीज़ के लिए भी, और ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमारे देश के अंदर ऐसे क्षेत्र हो जहाँ पर जो माइग्रेट किए पक्षी आएँ तो उन्हें निराशा ना हो। तो ऐसे साइट्स को क्या कर दिया गया है, रामसर साइट्स घोषित कर दिया गया है, यानी अब किसी भी मानवीय क्रियाकलाप को यहाँ पर नहीं करना है। तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि बिना मानवीय क्रियाकलाप से अछूती हैं, तो उनको क्या कर दिया है रामसर साइट्स घोषित कर दिया है। तो बखीरा वन जीव अभ्यारण्य जो है संत कबीरनगर में इसे घोषित किया गया है। हैदरपुर आदि भूमि क्षेत्र मुजफ्फरनगर में इसे भी जो किया गया है। फिर ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट नरोरा इसको भी किया गया है। फिर नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव इसको भी किया गया है और सुर सरोवर आगरा इसे भी किया गया है। ये ऐसी साइट्स हैं जो रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि
जैसे कि हम आपको बता दें कि पर्यावरण स्टडी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और यूपी के अगर पर्यावरण स्टडी आप नहीं करके जाएंगे तो आप अपने 2 से 3 प्रश्न गंवा देंगे, जो कि आपको नहीं गंवाने हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला जो है वो सोनभद्र है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो 35.29% के साथ ये शीर्ष जिला है उत्तर प्रदेश का, जिसके भूभाग पर क्या है वन पाए जाते हैं। इसी के तहत भदोही जो है वो आपका 3.70% के साथ सबसे न्यूनतम जिला, यानी सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही में, और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो सोनभद्र में पाए जाते हैं। और सबसे सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र जो है लखीमपुर खीरी में। तो घना क्षेत्र कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आपका सोनभद्र में। ठीक है, ये कुल क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा सोनभद्र है, लेकिन अगर सघनता की बात करें तो वो है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी माइनर है, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में ये सब चीज़ें क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ठीक है। और फिर नोट देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है वन महोत्सव का आरंभ जो है 1952 में हुआ था, और इसी तर्ज पर जो है 1 से 7 जुलाई के दौरान प्रति वर्ष जो है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो आपको पहला याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष वन महोत्सव का आरंभ हुआ, तो 1952 में हुआ। और 1 से 7 जुलाई यानी जुलाई का पहला हफ्ता जो होता है वो क्या बनाया जाता है, उससे प्रति वर्ष जो है वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छे से याद करके चलनी है। अंतिम समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको कोई कहीं पर प्रोवाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं आपको क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, जो आपको क्या करें, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। ठीक है। फिर भारतीय राज्य जो है उत्तर प्रदेश किस धर्म का पालना कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश जो है बौद्ध धर्म का जो है पालना कहा जाता है। ये वो क्राइटेरिया है प्रश्नों का जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, और आपको करना क्या, अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है। दूसरी बात है, कबीरदास, रानी लक्ष्मीबाई और रैदास इत्यादि महान व्यक्तित्व की जो जन्मस्थली है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी है। कई बार पूछा जाता है कि रैदास की जन्मस्थली क्या है, रानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली क्या है, या फिर कबीरदास की जन्मस्थली क्या है। तो आपको याद रखना वाराणसी जो है इन सभी की क्या है, जन्मस्थली है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर से बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो है वो बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान क्या है, वो सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का भी जन्म स्थान क्या है, वाराणसी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और कासगंज के पटियाली नामक स्थान पर किस सूफी कवि का जन्म हुआ था, तो आपको याद रखना आमिर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में, यानी पटियाली नामक स्थान पर। एक सूफी कवि थे और इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी, तो थोड़ा अच्छे से देखते चलेंगे। फिर बात करेंगे कालिंजर का प्रसिद्ध किला जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के बांदा में कालिंजर का प्रसिद्ध जो है किला स्थित है। ठीक है। बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय भी स्थित है, यह किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बने। पहला क्या है, राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर है, इस चीज़ आपको याद रखना है, बेतवा नदी पर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है। इसमें जो है राजघाट बांध परियोजना से संबंधित कौन सा जलाशय इस पर बना हुआ है, तो रानी लक्ष्मीबाई जलाशय जो इस पर बना हुआ है, और ये यूपी और एमपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बहुत बार पूछा जाता है कि राजघाट बांध परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है, और बेतवा नदी पर ये स्थित है। और याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण है, इन सबको आप अच्छे से याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवा जब तीव्र गति से चलती तब ये शुष्क होकर जो है रूप लेती है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इसको समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक रिकॉर्ड जो है तापमान जो जहाँ पर देखा जाता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, यानी सबसे शुष्क स्थान जो है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, और गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, याद रखना है। और जब पश्चिमी हवाएं, तो एक और चीज़ है कि कौन सी हवा, पश्चिमी हवा जब तीव्र गति से चलती है तो यह शुष्क होकर किसका रूप लेती है, तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में इसे लू कहते हैं, यानी ये उत्तर भारत में चलती है। कई क्षेत्रों में इसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। किस हवा को, पश्चिमी हवा को। तो यूपी के अंदर भी इसे क्या कहते हैं, जब पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं और शुष्क होकर ही किसका रूप लेती हैं, तो ये लू का रूप लेती हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है।
उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु का जो प्रारंभ है वो जून के अंतिम सप्ताह में होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और इसे आपको याद रखना है। और जो कहाँ कब तक चलता है, ये अक्टूबर तक चलता है। यानी आपका जो वर्षा ऋतु है उत्तर प्रदेश की जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो रिकॉर्ड की जाती है वो जुलाई से अगस्त के बीच में की जाती है। यानी ये जो टाइम चल रहा है इसी टाइम के बीच में क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, ये भी प्रश्न बन चुका है और ऐसे ही प्रश्न बनते भी हैं, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शीत ऋतु में ठंडा महीना होता है। तो यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो न्यूनतम तापमान जाता है वो कब जाता है, तो आपको याद रखना है जनवरी में सबसे नीचे तापमान जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी प्रश्न जो है बन चुके हैं। ठीक है, फिर क्या, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसी के साथ यह बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य से प्रवाहित होती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ठीक है, देखिए यहाँ कई क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी का जो उद्गम क्षेत्र क्या है, वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद ही कहाँ प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, और किस जनपद से करती है, बिजनौर से। यानी उत्तराखंड से बहते हुए ये कहाँ आती है, बिजनौर। बिजनौर से ये कहाँ पर, यूपी के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और जो है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसी के साथ ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य में प्रभावित होती है। यानी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती हुई ये गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी वो कौन सी, आपको याद रखना है। तो यार कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना कई चीज़ें। उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर जनपद से। ये चीज़ आपको याद रखना है। गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है आपका उत्तराखंड है। और ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और यमुना जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये प्रश्न बनते हैं और बन भी चुके हैं, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। ठीक है, गंगा नदी के दाएं किनारे पर जो स्थित प्रमुख सबसे समृद्ध नगर कौन सा है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी के दाएं किनारे पर जो उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध नगर है वो है कानपुर नगर। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में कौन कौन से नगर गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं। ठीक है, तो एक है आपका कानपुर नगर, बहुत बार पूछा जाता है। प्रयागराज है, ये तो संगम है, यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती माँ का संगम है जो आपका प्रयागराज में, ये चीज़ आपको याद रखना है। वाराणसी भी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। गढ़मुक्तेश्वर भी, मिर्ज़ापुर भी, गाज़ीपुर भी, ये सभी जो ज़िले हैं, जनपद हैं, ये क्या है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। और कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी है, कोई बहुत टफ नहीं है ये, लेकिन जब कभी कभी एग्जाम में हम इनको रिवाइज नहीं करते तो हमारे लिए मिस्टेक हो जाती है। जैसे गढ़मुक्तेश्वर जो है, गंगा, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर सब जानते हैं, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर आ गया। मिर्ज़ापुर में लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, गाज़ीपुर में भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन ये सभी जनपद जो है क्या है, गंगा नदी पर स्थित प्रमुख जो है जनपद हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो है किस नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बत है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का जो है उद्गम क्षेत्र क्या है, तिब्बत है। तो आपको याद रखना घाघरा नदी का जो उद्गम क्षेत्र वो है तिब्बत, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना है। और मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, ठीक है, महत्वपूर्ण जनपद है। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा इत्यादि प्रमुख नगर किस नदी के किनारे अवस्थित हैं, तो आपको याद रखना है ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार के साथ सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना है सोनभद्र। सोनभद्र जो है आपका MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा बनाने वाला ज़िला है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। और पड़ोसी देश नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कुल 7 जनपद जो हैं पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से एक हो गया पीलीभीत, दूसरा हो गया लखीमपुर खीरी, तीसरा हो गया बहराइच, चौथा हो गया आपका श्रावस्ती, पाँचवा आपका हो गया बलरामपुर, फिर आपका छठा हो गया सिद्धार्थनगर और आपका 7वां जनपद जो है वो है महाराजगंज। ठीक है, बहुत बार पूछा था कुल संख्या पूछी जाती है, तो याद रखना 7 जनपद जो है वो भारतीय पड़ोसी देश नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के जो है क्या है सीमा साझा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय संभाग, ठीक है, यानी उस उत्तर प्रदेश के जो मिड का संभाग है उसमें कुल कितने ज़िले आते हैं, वो 10 ज़िले आते हैं। ठीक है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, पश्चिमी, मिड एंड पूर्वांचल। ठीक है, तो जो आपका केंद्रीय भाग है वो उसमें कितने ज़िले आते हैं, वो 10 ज़िले आते हैं। इस सबसे संपन्न ज़िले हैं
कानपुर नगर और लखनऊ, यानी केंद्र में जो स्थित ज़िले हैं उसमें संपन्न नगर कौन कौन से हैं, कानपुर नगर और लखनऊ हैं। इसी के साथ बुंदेलखंड संभाग में कुल 7 ज़िले आते हैं। तो ये भी पूछा जा चुका है कि बुंदेलखंड संभाग में कितने ज़िले आते हैं, तो आपको 7 ज़िले आते हैं। और पूर्वी भाग यानी पूर्वांचल में कुल कितने ज़िले आते हैं, तो 28 ज़िले आते हैं। और पश्चिमी संभाग में कुल कितने, 30 ज़िले आते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी में 30 ज़िले, मिड में आपके 10 ज़िले, पूर्वांचल में आपके क्या है, आपके 28 ज़िले, और 7 ज़िले हैं जो बुंदेलखंड भाग में आते हैं। ठीक है, मोस्टली इन्हें 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया जाता है, पर बुंदेलखंड वाला जो पार्ट है वो अलग कर दिया गया है ताकि ये शुष्क क्षेत्र है, तो इन्हें अलग से 7 ज़िलों में जो है डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, तो इसे आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मिड 10 ज़िला, और आपका क्या कहते हैं पूर्वी यानी पश्चिमी संभाग जो आपका 30, पूर्वी जो आपका है 28, और बुंदेलखंड वाला जो पार्ट है वहाँ पर 7 ज़िले जो हैं देखे जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं प्रश्न, याद रखिएगा। और मिड का जो सबसे संपन्न ज़िले हैं वो कानपुर नगर और लखनऊ है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है। इसी के साथ मंडलों की संख्या 18 तथा जिलों की संख्या जो है 75। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक संभागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। दूसरी बात है मंडलों की संख्या कुल कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो यानी 18 मंडल हैं, और जिलों की संख्या सबको पता ही होगा 75 हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, तो इन सबको भी आप अच्छे से थोड़ा याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेगा ये सब। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य जो हैं, यानी लोकसभा सीट जो हैं वो कितनी हैं, 80 हैं। राज्यसभा सदस्य जो हैं वो 31 हैं, और विधानसभा सदस्य जो हैं 403 हैं। और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का जो सदस्य है वो कितने हैं, 100 हैं। तो ये चीज़ याद रखना, लोकसभा सीटें बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें जो हैं 80 हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डाटे, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको श्योरिटी आपको मिलेगा एग्जाम में, श्योरिटी मिलेगा। किसान बही योजना जो है कब उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू की गई है, तो 1992 में की गई है। चकबंदी योजना जो है कब शुरू की गई, 1954 में की गई है। किसान मित्र योजना कब शुरू की गई है, 2001 में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1972 में स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण ये कब स्टार्ट किया गया, 1859 में किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी डाटा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इनमें से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा, तो ज़रा अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो रेल गाड़ी कहाँ चलाई गई थी, तो कानपुर और इलाहाबाद के बीच चलाई गई थी, ये चीज़ आपको याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड हो चुका है। और उत्तर प्रदेश का सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, नलकूप, कई बार, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, वो नलकूप है, और उसके बाद नहर है। ठीक है, एवं सबसे बड़ा उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है, जो कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार पैदा करता है। तो देखिए कई क्वेश्चन यहाँ बने, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है रोजगार कहाँ से प्रदान है, तो वो कृषि से, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद जो है लघु यानी हथकरघा उद्योग से मिलते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखना है आपका। और उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, नलकूप है। बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का साधन क्या है, तो आपको याद रखना नलकूप है, और उसके बाद जो है नहर है, फिर अन्य चीज़ें हैं जिससे सिंचाई होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो साधन है वो क्या है, नलकूप है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, और आप फिर से पूछा जाएगा। फिर देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना जो है दुग्ध उत्पादन के शुरू की गई थी, यानी आपसे याद रखिएगा किस उत्पादन के लिए गोकुल पुरस्कार दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जो है गोकुल पुरस्कार जो दिया जाता है वो दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इनको भी ज़रा अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा, ये भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर के से प्रसिद्ध है कानपुर नगर। ठीक है, यानी उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है क्या है, कानपुर नगर, क्योंकि ये यूपी का सबसे महत्वपूर्ण ज़िला है, जो कि आपका औद्योगिक नगरी भी माना जाता है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की मैनचेस्टर के नाम से भी प्रसिद्ध शुरू से है कानपुर नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ 1952 में कानपुर में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 में कानपुर में चालू किया गया। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1972 में कानपुर में चालू किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1962 में, ये भी कानपुर में ही है। और राज्य की जेके कैंसर संस्थान, ये भी कानपुर में ही है। भारतीय दलहल अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका कानपुर में ही है। और राष्ट्रीय सरकारा संस्थान इत्यादि सभी महत्वपूर्ण संस्थान जो आपके कानपुर शहर में स्थित हैं। दलहल अनुसंधान बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आपका
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 में चालू किया कानपुर नगर में, ये भी पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटे हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको छोटी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई है? 1976 में की गई है। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई है? 1976 में ये भी हुई है। और उर्दू को राज्य की भाषा के रूप में जो है मान्यता कब दी गई थी? 1989 में दी गई थी। बहुत बार पूछा जा चुका है अभी, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी, और ये आपको एग्जाम में क्या करेंगे? बहुत हेल्प करेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय कथक नृत्य क्या है? आपका कथक है। ठीक है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। और उत्तर प्रदेश के जो राज्य के चिन्ह उनको भी याद रखिएगा। आपको एक बार पूछा था कि उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प क्या है, तो वह है पलाश। राज्य की पुष्प क्या है? पलाश है। राज्य की वृक्ष क्या है? तो आपका क्या है? अशोक का पेड़। आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? क्रॉंच पक्षी है। और इसी तरह शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय कथा संस्थान लखनऊ में स्थित है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और लखनऊ में 1962 में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, ये आपको इतनी आराम से कहीं मिलने वाला नहीं है और कम समय के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान, जिसे अब भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आप ज़रा नोट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है ये। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस जनपद में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मेले लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं। इसी के साथ बटेश्वर मेले का आयोजन आगरा में किया जाता है। तो बटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आगरा में किया जाता है। सुलह कुल उत्सव बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। सुलह कुल उत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो भी कहाँ किया जाता है? आगरा में किया जाता है। बहुत बारी क्वेश्चन बन भी चुका है और अब फिर से एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, और जो चरकुला नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? तो ब्रज क्षेत्र का है प्रमुख नृत्य है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबको अच्छे से याद रखिए। सदैव से ही कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रमुख स्थान रखता है। कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान है, जो आपको याद रखना पड़ेगा और जो कि आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो कुल पशुधन में भी जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रख रहा है भारत के अंदर। समग्र बागवानी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रख रहा है। अमरूद उत्पादन, आम उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं उत्पादन, आलू उत्पादन, चना उत्पादन और मसूर उत्पादन, ये सब उत्पादन में क्या है? उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान रखता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि कृषि से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और 2024 के आंकड़ों के अनुसार ज़मीनी क्षेत्र में मछली उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश जो है भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर। इसी के साथ दूध उत्पादन में भी जो उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पर है। तो ज़मीनी क्षेत्र में मछली उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और साथ ही साथ दूध उत्पादन में भी जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर ज़रा देख लीजिए इसको भी, बहुत ही महत्वपूर्ण। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, कौशाम्बी एवं लखीमपुर जिले सबसे निर्धन जिलों की श्रेणी में आते हैं। तो याद रखिएगा, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर जिले जो हैं सबसे निर्धन जिलों की श्रेणी में आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट्स है। और इसी के साथ नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर शीर्ष महत्वपूर्ण जिले, यानी उत्तर प्रदेश की जीडीपी में योगदान देने वाले प्रमुख जिले जो हैं वो कानपुर नगर है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है। ये शीर्ष जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और इसी के साथ जो आपका महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, कौशाम्बी, ये बहुत ही पिछड़े ज़िले हैं, यानी जीडीपी के तौर पे यहाँ पर अभी बहुत कुछ विकास की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इन आंकड़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए, किसी को पर्सनल नहीं लेना है। ठीक है, ये आंकड़े हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं, वो थोड़ा सी भावुक हो जाते हैं कि सर महाराजगंज में ये है, गोंडा में ये है, बलरामपुर भी। भाई बहुत सब ज़िले अच्छे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम रेवेन्यू क्या जनरेट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो रेवेन्यू हमारे पास अभी जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं है। तो महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी किसी प्रकार का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। ये नीति आयोग की जो रिपोर्ट है। लेकिन इसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, ये शीर्ष महत्वपूर्ण ज़िले हैं जो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं राज्य के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। हर क्राइटेरिया को अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, और आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति CEE ने जो है 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
हुई बैठक विपणन वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इन पर जारी किया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। भारत में कृषि विपणन सन 17 जुलाई जून से तक होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि कुछ महत्वपूर्ण खरीफ की फसलें उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है जारी कर दिया गया है। ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको चीज़ याद रखना है, ठीक है। खरीफ के लिए हाल ही में घोषित एनपीएस जो है किसानों के उत्पादन लागत में सबसे अधिक मार्जिन जो मिलेगा वो बाजरा मिलेगा, यानी 77% मार्जिन है। इसी के साथ साथ तुअर यानी दाल जो है 59% की है, और मक्का जो 54%, उड़द जो है 52%, और उनकी मार्जिन का लगभग 50% जो है आपको मिल रहा है, ठीक है, किसानों की उनकी। तो सबसे ज़्यादा किस फसल को बोने में फ़ायदा है वो है बाजरा, ठीक है। क्या है 77% जो है मार्जिन यहाँ पर जो है देखा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आपका 24-25 के लिए जो है जारी कर दिया गया है। तो इनको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो सामान्य धान की जो है 2300 प्रति कुंटल, और हाइब्रिड धान जो है 2320 रुपये प्रति कुंटल, मक्का का जो है 2225 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा जो है 2625 रुपये प्रति कुंटल, तूर या अरहर जो है 7550 प्रति कुंटल, और मूंग जो है 8622 प्रति रुपये कुंटल जो है मिलेगी। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य याद रखिएगा खरीफ फसलों का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मक्का का याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, बाजरा का भी बहुत पूछा जाता है, और अरहर का भी बहुत पूछा जाता है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना ये सब चीज़ें। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जो आपको क्या करेगा, एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं, इनको ज़रा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो औद्योगिक दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक केंद्रीकरण में है, और बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। यानी औद्योगिक दृष्टि से कौन सा क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा संपन्न है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा संपन्न है, और सबसे पिछड़ा क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको क्या करेंगे, एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।